हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी का साइंस है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमारे आसपास जो सराउंडिंग में मैटर है उसके बारे में डिस्क्राइब ब्रीफली किया गया है। तो हम चैप्टर में पढ़ते हैं, उसके बारे में आगे भी हमें पता चलेगा। As we look at our surrounding, we see a larger variety of things with different shape, size, and texture. Everything in the universe has made up of material which scientists have named matter. मतलब हमारे पास आसपास हर एक चीज़, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसकी शेप, साइज कुछ भी अलग अलग हो सकता है, तो उसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। तो यहाँ पे सामने कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लैनेट्स, एनिमल, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर। इन सब को हम क्या कह सकते हैं? मैटर। यहाँ पे एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग मेंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो जो भी मैटर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी हर एक का कोई ना कोई तो मास होगा और उस सब की कोई ना कोई वॉल्यूम होगी। सिंस अर्लियर टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टूड their surrounding. Early Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic element. तो जो ये हैं हमारे साइंटिस्ट का नाम है फिलोसफर, ये हैं, इन्होंने अर्लियर टाइम में मैटर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पढ़ते हैं द पंच तत्व, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? पंच तत्व। तो यहाँ पे 5 नाम दिए गए, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये 5 चीज़ों से हर एक मैटर बना हुआ है। Around them everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. तो यहीं से बताया गया है कि चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, हर एक चीज़ इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। Modern day scientists have involved 2 types of classified of matter based on their physical properties and chemical properties. So साइंटिस्ट ने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे इसके भी बारे में। In this chapter we learn about the matter based on physical properties. Chemical aspect of matter will be taken up by in the substance chapter. हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब जो मैटर है वो कोई ना कोई तो पार्टिकल से बना ही होगा, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. It is continuously of particles. तो यहाँ पे बस एक एग्जाम्पल दिया गया है, जो यहाँ पे एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसमें कि एक वाटर लिया है और उस वाटर में नमक डाल के उसे मिक्स किया है, तो वाटर और नमक मिक्स हो चुके हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं, ये एक्टिविटी को हम स्किप करते हैं। 1.1.2 हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जो मैटर है, हमने पढ़ा कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने, तो कितने स्मॉल हो सकते हैं। और यहाँ पे नीचे में कुछ नोट्स दिए गए हैं, जिसे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मास किलोग्राम होता है, ऐसा यूनिट वॉल्यूम क्यूबिक मीटर होता है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसी के बारे में दिए गए। द एक्सपेरिमेंट शोड दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नीशियम कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। तो इसमें देख सकते हैं कि ये जो उसमें एक कलर मिलाया गया है, जो धीरे धीरे जैसे जैसे उसको कलर को हटाते जा रहे हैं तो कम होते जा रहे हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं, इन सबको हटाते हैं। तो 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब पार्टिकल्स को कितने पार्ट्स में कैरेक्टराइज किया गया है। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तब हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, उन सब के बीच में स्पेस होता है। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी शो दैट पार्टिकल्स ऑफ सुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम पर मैग्नीट्यूड गॉट इवनली डिस्टर्ब इन वाटर। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी एंड लेमोनेड, मतलब नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between particles of the other. This show that there is enough space between particles of matter. जैसे कि हमने ऊपर वाले में एग्जाम्पल में देखा कि हम वाटर में नमक को मिला रहे, तो नमक आखिर जा पा रहा है, वाटर के बीच में स्पेस है तो वहीं पे वो डिसॉल्व हो जा रहा है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंस्टिट्यूशनली मूविंग। तो ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो हमेशा हिलते रहते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, एक्टिविटी आप कर सकते हैं। Particles of matter are continuously moving, that is, they possess what we call the kinetic energy.
तो किनेटिक एनर्जी होता क्या, यहाँ पे एक टॉपिक है जिसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो अगर मूव कर रहे हैं तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, किनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो पार्टिकल्स होंगे वो फास्टली मूव करेंगे। सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द किनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। तो हम जब किनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो kinetic energy of course बढ़ेगा। In the above three activity we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into intermixing of particles of two different type of matter on their own is called diffusion. We also observe that on heating diffusion become faster. Why does this happen? So यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है डिफ्यूज़न, तो इसका आप पॉइंट लिख सकते हैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स जब मिक्स होते हैं उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। ये तो पूरा एक्टिविटी है, वो यहाँ पर है। द अबव थ्री एक्टिविटीज़, ये सब एक्टिविटी के बारे में छोड़ो इसे। सो स्टेट ऑफ मैटर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ मैटर। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट? वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री टाइप ऑफ स्टेट: solid, liquid and gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of particles of matter. Now let us study about the properties of these three state of matter in detail. So इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो मैटर है वो तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीन पार्टिकल्स हैं, तो हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब द सॉलिड स्टेट, सॉलिड में क्या होता है? ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। ये ऊपर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं सॉलिड के, आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि इधर दिया गया है पेन, बुक, नीडल, ये सब दिया गया। So we can absorb that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume, that is have negligible compressibility. Solid have a tendency to maintain their shape when the subjected to outside force. Solid may break under force but it is difficult to change their shape, so they are rigid. जो सॉलिड होता है उसके डिफाइनाइट शेप, मतलब उसका फिक्स शेप होता है। अब जब फिक्स शेप है तो फिक्स वॉल्यूम होता है और हम उसे अपने आँखों से भी देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग। ए, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? कैन इट चेंज इट्स शेप और स्ट्रेचिंग? इट इज़ अ सॉलिड। तो यहाँ पे रबर बैंड का एग्जाम्पल दिया गया। हम भले उसे खींचते हैं लेकिन वो उसका फॉर्म कौन सा रहता है? सॉलिड में रहता है। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? अब हम शुगर और सॉल्ट को ही ले सकते हैं। शुगर पानी में जाने के बाद वो डिज़ोल्व होता है, तो वो पहले तो सॉलिड रहता है लेकिन फिर वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद लिक्विड बन जाता है। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। ऑल द अबव आर सॉलिड अस। ये सब सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैज़ नो फिक्स। यहाँ पे अब हम लिक्विड के स्टार्ट करेंगे। We observe that liquid have no fixed shape but have a fixed volume. They take up the shape of container in which they are kept. तो हम जानते हैं कि लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। हम उस लिक्विड को अगर बाल्टी में डालें तो वो बाल्टी के शेप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर स्क्वायर शेप के कुछ कंटेनर में डालें तो स्क्वायर शेप में हो जाता है, लेकिन हाँ उसकी वॉल्यूम जो होती है फिक्स होती है। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. Liquid flow and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. मतलब वही कहा है कि जो लिक्विड होता है उसके फिक्स शेप नहीं होते, वो बहते रहते हैं, और जो भी मैटर बहता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। रिफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5। अब एक्टिविटी 1.4 और 1.5 में हमने देखा ऑल द लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल. The aquatic animal can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus we may conclude that solid, liquid, gas can diffuse into liquid. The rate of diffusion of liquid is higher than the solid. This is due to the fact that is in the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state. So हम इसमें पढ़ने वाले जो
लिविंग क्रिएचर्स होते हैं अंडर द एक्वेटिक एनिमल, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल फिश जो पानी के अंदर रहते हैं वो सब सांस कैसे लेते हैं। जो लिक्विड होता है उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है, जिसके कारण हर एक एक्वेटिक एनिमल अंडर द सी ब्रीथ कर सकता है। तो हम तीसरे स्टेप पर आते हैं जो है गैसेसियस स्टेट, मतलब गैस के टाइप। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ balloons फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? इंक्वायर फ्रॉम him how many balloons he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. तो आप इसमें कहा है कि एक गैस सेलर है जो बलून्स को बेच रहा है, तो आप उनसे जाके पूछिए। तो एक्टिविटी आप कर लीजिएगा। यहाँ पे एक्टिविटी 1.11 है, जिसमें ये दिखाया गया कि एक मतलब क्या कह सकते हैं इसे, एक सुई है जिसमें ये आगे एक रबर प्रॉप लगा है। तो हम इसे जब पिस्टन से पुश करेंगे तब भी इसमें गैस क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। तो हम इसी के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो हमने अभी देखा कि सॉलिड और लिक्विड दोनों से सबसे ज़्यादा कंप्रेस कौन होता है, गैस होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG cylinder that we get our home for cooking, the oxygen supplied to hospitals in cylinder is compressed gas. Compressed natural gas CNG is used to fuel this day in vehicles. Due to its high compressibility, large volume of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो जो हमारे घर में गैस आता है उसको भी कंप्रेस करके सिलेंडर में दिया गया है। कंप्रेस नेचुरल गैस जो व्हीकल्स में यूज़ होता है उसे भी इसके नाम से ही पता चल रहा है कंप्रेस नेचुरल गैस, मतलब उसे कंप्रेस्ड किया गया है, एक जगह एकदम इकट्ठा करके उसे डाला गया है। वी कम टू नो दैट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटायरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रिच और नॉस्ट्रिक्स। हाउ डज द स्मेल रिच अस? तो हमने अगर जैसे LPG है, अगर उसका कहीं से लीकेज हो रहा है तो हमारे नाक तक उसकी स्मेल आती है। अब वो क्यों ऐसा होता है तो हम आगे पढ़ेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ द अरमोरा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन reach us and even farther away. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. तो इसमें बोला गया जो गर्म खाना होता है वो हमारे स्मेल एकदम स्पीडली पहुंच जाता है इन अ फ्यू सेकेंड्स। कंपेयर दिस इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। वहीं अगर कोई सॉलिड और लिक्विड के साथ नहीं हो पाता। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इन टू अदर गैसेस। तो हमने देखा कि जो गैस होते हैं उसके पार्टिकल्स ज़्यादा दूर दूर होते हैं। सो जो हॉट खाने की स्मेल होती है वो फ्रीली गैसेस में मूव करके हमारे नोज तक पहुंचते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सॉलिड है, सॉलिड के पास एकदम कम से कम लिक्विड और गैस से स्पेस होता है और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है। एंड हम सेकेंड एग्जांपल लिक्विड की बात करें तो इसमें मैटर जो है थोड़े दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, जिसके कारण ये इजीली फ्लो कर सकते हैं कंपेयर टू गैस। और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ा कम लगता है, लेकिन हाँ लगता है। और तीसरे नंबर पे आता है गैस। तो गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लगता है। और पार्टिकल्स दूर दूर होने के कारण पार्टिकल्स जिसमें दूर दूर होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा इजीली फ्लो करते हैं। जैसे कि हमने अभी ऊपर एक एग्जांपल पढ़ा कि जो गर्म खाना होता है वो कैसे स्मेल तुरंत हमारे नाक में आ जाती है ड्यू टू गैस। यहाँ पे गैस का पार्टिकल्स दूर दूर होता है तो हमारे पास उसकी स्मेल जल्दी आ जाती है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उसे शेयर कीजिए। थैंक यू। सो हम आगे पढ़ते हैं 1.4 कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो हमने पढ़ा कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं। तो क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जा सकते हैं? तो आंसर है हाँ। तो हम आगे पढ़ते हैं। वी ऑल नो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर, solid as ice, liquid as the familiar water, and gas as water vapor. What happened inside the matter during the change of state? What happened to the particles of matter during the change of state? How does this change of state take place? We need answer to this question is not. तो जैसे कि हमने अभी टॉपिक स्टार्ट किया है, मैटर अपना स्टेट चेंज करते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं सॉलिड है, सॉलिड आइस के रूप में। अब वहीं आइस जब पिघल जाता है तो कौन से फॉर्म में हो जाता है? लिक्विड के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में हो जाता है।
अब वहीं हमें उस लिक्विड को गैस में चेंज करना है। तो लिक्विड को गैस में चेंज करने के होता है तो हम उसे वाटर वेपर कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के अनुसार वो चेंज होते रहते हैं। इस बीकर में आइस है जिसे गर्म किया गया है तो उसका कुछ एक टेम्परेचर आया जिसके कारण वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब वहीं वाटर को गैस में चेंज करने के लिए यहाँ पे सेम प्रोसेस को किया गया है। तो हम आगे पढ़ते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। जैसा कि हमने पढ़ा कि जब टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इंक्रीज होगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो जो वाइब्रेशन होगा वो भी स्पीड हो जाएगा। The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving more freely. इसमें यही कहा गया है कि जब उसे हीट किया जाता है तो वो फ्रीली मूव करने लगते हैं। The stage is reached when the solid melts and it converts to liquid. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. That means जब आइस रहता है जो कन्वर्ट होता है मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में, तो कुछ टेम्परेचर होगा उसका जिसके कारण वो मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में गया है। तो उसी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसी को हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाए उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे दिया गया द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। जो यही दिया गया है कि अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। The melting point of ice is 273.15 Kelvin. यहाँ पे दिया गया है कि आइस की मेल्टिंग पॉइंट 273.15 केल्विन है। The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. यानी कि जब सॉलिड है जो आइस है वो सॉलिड से लिक्विड में जाता है, मतलब आइस से वाटर में जब भी कोई मैटर जाता है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूज़न। When a solid, when its temperature remain the same, so where does the heat and energy go? जब सॉलिड मेल्ट होता है तो हीट बढ़ता है, तभी तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है जिसके कारण हीट के कारण। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of system does not change after the melting point is reached till all the ice melt. This happen even thought we continuously to heat the beaker, that is we continuously to supply heat. This heat gets used in the changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. यानी यही कहा गया है कि जो बीकर है हम उसमें हीट कर रहे हैं जिसके कारण जो स्टेट फॉर्म में आइस है वो लिक्विड फॉर्म में वाटर बन जा रहा है। As this heat energy absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it get hidden into the content of the beaker and is known as the latent heat. मतलब latent heat इसमें एक टॉपिक है जो क्या होता है। latent heat मतलब कि एक टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो भी मैटर है अपना स्टेट चेंज करता है, उसी प्रोसेस को, उसी हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। द वर्ड लेटेंट हीट मीन्स हिडन, मतलब लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन। हिडन क्यों कहा गया कि जो भी टेम्परेचर चेंज होता है हम उस टेम्परेचर को देख नहीं सकते, इसलिए वो हिडन है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलो ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड at atmospheric pressure, that its melting point is known as its latent heat of fusion. So particles in water at 0 degree Celsius, that means 273 Kelvin, have more energy as compared to the particles in ice at the same temperature. यानी अगर 1 किलो आइस ले ले जो कि सॉलिड के फॉर्म में है, हम तो सब जानते हैं, तो उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लगेगा जिसके कारण वो मेल्ट होगा। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. मतलब कि जब हम वाटर को हीट जब सप्लाई करते हैं तो फास्टर मूव करते हैं। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. मतलब इसमें यही कहा गया है कि जब हम लिक्विड को, अब इसमें एक न्यू टॉपिक आया जो लिक्विड है, लिक्विड को जब हम चेंज करेंगे तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं। और हम सब जानते हैं गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, तो वो गैस के फॉर्म में चेंज होता आता है।
एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इन टू गैस। इसी टेम्परेचर पे जो लिक्विड होता है गैस के फॉर्म में स्टार्ट होने लगता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब जब लिक्विड है जो बॉइलिंग स्टार्ट होगा इन एज द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिया। अब बॉइलिंग है एक फिनोमिया, मतलब नेचुरली भी हो सकता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। अब जब लिक्विड है, लिक्विड को गैस में फॉर्म होने के लिए उसे टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373। मतलब टेम्परेचर है लिक्विड को गैस में चेंज होने के लिए वाटर को 373 केल्विन की एनर्जी उसे लगेगी। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? डू इट in the same way as we have defined the latent heat of fusion. Particles in steam, that is water vapor, at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. अब जब latent heat, वाटर का भी कुछ latent heat होगा जिस पे वो गैस के फॉर्म में चेंज हो रहा है। जब वो गैस के फॉर्म में चेंज होता है तो उस समय वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे दिया गया है जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है स्टेट, तो उस प्रोसेस को हम उससे क्या करेंगे? अगर सॉलिड को लिक्विड में जाना होगा तो उसे हमें क्या करना होगा? हीट। लिक्विड से गैस में, गैस के लिए सेम प्रोसेस हीट। और वहीं गैस से लिक्विड में जाना होगा तो हमें उसे कूलिंग करना पड़ेगा, और लिक्विड से सॉलिड में सेम प्रोसेस कूलिंग करना होगा। सो वी इन्फॉर्म दैट the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. We have learned that substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas and applications of heat, but there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state. अब हमने ऊपर देखा कि सॉलिड से लिक्विड जाएगा, लिक्विड से तब गैस में जाएगा, लेकिन इसमें एक बोला गया है कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जाए ऐसा कोई मैटर है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कपूर को। हम कपूर को जानते हैं कि जब हम कपूर को जलाते हैं तो डायरेक्टली सॉलिड से कौन से फॉर्म में जाता है? गैस फॉर्म में जाता है, बिना लिक्विड के जाए हुए। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे ही कपूर होता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के कारण भी क्या चेंजेस होते हैं? We have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles. What will happen when we start putting pressure as compressed as gas? वही हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो उन्हें कंप्रेस करने के बाद क्या होगा एक सिलेंडर में? Will the particles come closer? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? तो क्या वो प्रेशर के कारण अपना स्टेट चेंज कर पाएगा? तो यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे गैस है जिसको और कंप्रेस कर करके किया गया है, तो इसमें इतना तो पता नहीं चल रहा है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। हैव यू हियर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट। मतलब यहाँ पे CO2 को एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हाईली कंप्रेस करके जब रखा जाता है तो गैसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, जब हम उसके प्रेशर को डिक्रीज करें टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, दिस इज द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। तो इसी कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, क्योंकि उस पर जब कंप्रेस किया जाता है तो लिक्विड के फॉर्म में चेंज होता है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस दिया गया है जिससे अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। और वहीं हम लिक्विड से सॉलिड में आए तो सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से गैस में जाए वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड में जाए कंडेंसेशन, एंड डायरेक्टली सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, एंड गैस से सॉलिड डिपोजिशन। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए आइस ले लो, सिंपल सा एग्जांपल आइस। सॉलिड से लिक्विड जाता है, वाटर बन जाता है, और वाटर से जब गैस में जाता है तो वो वाटर वेपर बन जाता है। और सॉलिड से गैस का हमने कपूर एग्जांपल ले चुका है।
अब evaporization. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? Can you quote some example from everyday life where change of state from liquid vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? Water, when left uncovered, slowly change into vapor. We clothes dry up. What happened to water in above the two example? यहाँ पे सम एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसमें जो लिक्विड होता है वो कहाँ आखिर चला जाता है। जैसे कि जब हम अपने कपड़े को सुखाते हैं तो उसमें जो वाटर होता है वो आखिर चला कहाँ जाता है, इसी प्रोसेस का हम जानने वाले हैं। वी नो डेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर never at rest at a given temperature in any gas, liquid or solid. There are particles with different amounts of kinetic energy. In the case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of the other particles and get converted into vapor. तो जो एग्जाम्पल हमने लिया था वेट क्लॉथ, मतलब गीला कपड़ा सूख जाता है तो उसमें का पानी गिर जाता कहाँ है। तो हम जानते हैं कि जो लिक्विड होता है वो स्पीडली मूव करता है, जिसके कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है टूटने लगता है। तो कौन से फॉर्म में चेंज होता है? गैस फॉर्म में। वही यहाँ पे बताया गया है, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर के फॉर्म में। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपोरेशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जब बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम हो तब हम उसे इवोपोराइजेशन कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवोपोराइजेशन, मतलब इवोपोराइजेशन से क्या चेंजेस होने वाले हैं, देखते हैं आगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज विद an increase of surface area. We know that evaporation is a surface phenomena. If the surface area is increased, the rate of evaporation increase. For example, while putting a cloth for drying up, we separate them out. यानी कि इसमें कहा गया है कि जब जो गीला कपड़ा है अगर हम उसे फैला के रखें तो जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि वो उसके सरफेस पे भी डिपेंड करता है। अगर वहीं हम एक जगह सिकुड़ा के उसे रखें तो जल्दी ड्राई नहीं होगा। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब इंक्रीज हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमने पढ़ा है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जब सॉलिड के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाती है। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। Humidity is the amount of water vapor present in air. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decrease. मतलब नरमी, अगर एटमॉस्फेयर में नरमी ज़्यादा है तो जल्दी कपड़े सूखते नहीं हैं, इवोपोरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। एन इंक्रीज इन वाइंड स्पीड, अब जब हवा तेज़ चलेगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, बस यही में बताया गया। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन वाइंडी डे विद द इंक्रीज इन वाइंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द वाइंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। मतलब इसमें यही कहा गया है कि जब हवा तेज़ चलती है तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। हाउ डज इवोपोरेशन कॉज कूलिंग। अब इवोपोरेशन जो है कूलिंग कैसे करता है। In open vessels, the liquid keeps on evaporation. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surrounding make the surrounding cool. तो इसमें बताया गया है कि evaporation कूलिंग कैसे करता है। तो हम जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं मटका। आप मटके का यूज़ करते होंगे या फिर ना करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मटका को हम जैसे कि उसमें पानी भरते हैं तो मटका पानी को क्यों कूल कर देता है, लेकिन अदर जो स्टील्स के वेसल्स होते हैं वो उसको कूल नहीं कर पाते। इसका कारण है इवोपोरेशन। हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट हैपन व्हेन आवर पोर सम एक्यूटन, मतलब नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर प्लाम, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर प्लाम एंड सराउंडिंग एंड इवोपोरेट कॉजिंग द प्लाम टू फील कूल। मतलब कि जिसमें नेल पॉलिश को रिमूवर जो होता है अगर हम उसको अपने हाथ पे रखें तो फिर वो क्या करता है, इवोपोरेशन करता है, जिसके कारण हमें फील कूल होता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस।
जैसे कि हमने देखा होगा कि छत पे पानी बिखेर देते हैं, तो अब सनी का डे है, सो पानी जल्दी इवोपराइजेशन हो जाता है, जिसके कारण जो रूफ होता है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। Can you cite some more example from the daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? Why should we wear cotton cloth in summer? हम समर में कॉटन क्लॉथ ही पहनना क्यों चाहते हैं, या फिर हमें क्यों पहनना चाहिए? During summer we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. We know that during evaporation, the particles of the surface of liquid gain energy from the surrounding our body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and expansion it to the atmosphere for easy evaporization. मतलब कि जब गर्मी का सीज़न होता है, सो उसमें हमसे पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। वो पसीना निकलता क्यों है? सिंपल सी बात है, हमारे शरीर को कूल रखने के लिए। सो जो कॉटन होता है वो सारे हमारे पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमें समर में कॉटन क्लॉथ्स पहनना चाहिए। What do we see? Water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water. Let us take some ice cold water in the tumbler. Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in air on coming in contact with cold glass of water loses energy, gets converted to liquid state, which we seen as the water droplets. मतलब कि यही बोला गया है कि जो आइस होता है वो बाहर से अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेता है, जिसके कारण वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, आप पढ़ लीजिए। जैसे कि मैटर इज मेडअप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, हमने ये पढ़ा कि जो मैटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल से बने हुए होते हैं। द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो मैटर होते हैं वो 3 स्टेट में होते हैं, जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम सॉलिड, इंटरमीडिएटेड इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैस। मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स में, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, सॉलिड से कम लिक्विड में होता है, और सबसे कम गैस में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द स्पेस इन बिटवीन द कंस्टिट्यूशन पार्टिकल्स एंड कैनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड, इन इंटरमीडिएटेड इन लिक्विड, आर मैक्सिमम इन गैस। जो सॉलिड होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास होते हैं, और लिक्विड में सॉलिड से कम पास होते हैं, मतलब थोड़े दूर होते हैं, और गैस में सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स ज़्यादा दूर होते हैं। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर स्टडी सेंटर, एंड हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। तो हम इसके